हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों आइए, आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है और इसमें काफी सारी चीजें हैं और वक्त हमारे पास में कम है। चलिए हम लोग क्यू एन ए के ऊपर सवाल है। क्यू एन ए डेफिनेटली हम लोग शुरू करने वाले हैं। जैसे ही रैपिड रिवीजन खत्म होगा अगले दिन से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। लगभग 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। कम से कम समय में, कम से कम टाइम में हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और बहुत प्यारे देखेंगे। अभी सीए फाइनल के चल रहे हैं, सीए फाइनल के बहुत प्यारे सेशंस चल रहे हैं और जैसे सीए फाइनल के चल रहे हैं, ठीक है, उससे भी ज्यादा मजा हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। ओके गाइस, लेट्स सी। आज तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑडिट से। हमारे बुक में तो पहले कोऑपरेटिव है, फिर गवर्नमेंट है, उसके बाद में अदर एंटिटी है, लेकिन हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट फिर कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव और अदर एंटिटी। आइए दोस्तों, यस मैं ये बिल्कुल नाउ डेफिनेटली हम लोग इसके बाद में इसके ये चैप्टर के बाद में हमारा चैप्टर नंबर 3 है और उसके बाद में ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और उसका जो डिटेल लेक्चर है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर, डिटेल मतलब जो मैंने एक डिटेल रिवीजन किया है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने का पूरा सोच रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल कशिश, वो भी हम लोग करवाएंगे। अब परम क्वेश्चन बैंक, यस, क्योंकि आरआर रैपिड रिवीजन हमारा थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, इसलिए 16 की जगह 20 से होगा क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन। यस, एमटीपी के अंदर आपके करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सच बात है। और मैं बोलूंगा चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, उसमें से भी कुछ अच्छा निकल कर आएगा, ऐसा आप सोचकर चलिए, पॉजिटिव सोचकर चलिए। इंस्टीट्यूट ने अगर करेक्ट इनकरेक्ट अगर चेंज करने का, करेक्ट इनकरेक्ट चेंज करने का सोचा है तो आप लोगों को हो सकता है कि क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी है वो कंपैरेटिवली कम रहे। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट इसको जरूर कॉम्पनसेट करेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। जब हम लोग इंपॉर्टेंट लिस्ट इशू करेंगे, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिस्ट इशू करूंगा, जिस सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट लिस्ट होगी वही सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। हमारा डेली टारगेट रहेगा 20-25 क्वेश्चन हम लोग करें, बस वही सीक्वेंस में हम लोग करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए गवर्नमेंट ऑडिट की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है तो आप सिर्फ 4 बातों के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि एक इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। आपको पहले दुनिया को बताना पड़ेगा कि भाई दोस्तों ये तो एक प्रकार का एग्जामिनेशन है, इसमें 3 चीजें चेक होती है ऑडिट में। जैसे फाइनेंशियल ऑपरेशन तो चेक होंगे ही होंगे, ठीक है, वो तो होना ही है, ऑडिट है, फाइनेंशियल ऑपरेशन तो चेक होंगे ही होंगे। उसके साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो अदर ऑपरेशंस है, मतलब गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस को भी चलाता है और गवर्नमेंट कंपनियों को भी चलाता है, उसको भी ऑडिट में कवर किया जाता है। तो 3 चीजों को कवर करते हैं। कॉमन सेंस है, फाइनेंशियल ऑपरेशन तो आएगा ही, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑपरेशंस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैसे काम कर रहे हैं उसको भी देखा जाता है, और अदर ऑपरेशंस भी आते हैं। अगर हम बोले कि किस चीज को फोकस करते हैं, क्या चीज चेक करते हैं, सबसे पहले ये लोग वेरिफिकेशन करते हैं। ये जो भी हमारे फाइनेंशियल, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उसको इवैल्यूएट भी करते हैं। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए वो सही लिए, नहीं लिए, उसका फायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो भी करते हैं। ये एक कदम आगे जाते हैं। नॉर्मल ऑडिट में ऐसे नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट ऑडिट में डिसीजंस को भी इवैल्यूएट किया जाता है कि डिसीजन सही थे कि नहीं थे। रिपोर्ट में आपको फाइंडिंग्स मिलेगी, रिपोर्ट में आपको फाइंडिंग्स तो मिलेगी। क्या फाइंडिंग्स थे, ओपिनियन मिलेगा, ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन खास बात है रिकमेंडेशन भी मिलेगा। आइए दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है तो आप पहले बोलोगे ये एक प्रकार का एग्जामिनेशन है। देखिए देखो, थोड़े से वर्ड ज्यादा हो गए चलता है, कम नहीं पढ़ने चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। किस चीज का एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस, अदर ऑपरेशंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स है जिसके ऊपर लोग भरोसा कर, जिसको पढ़ते हैं, वो स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, चेक करते, प्लस इवैल्यूएट करते ट्रांजैक्शन डिसीजन को अप्रोप्रिएट थे क्या, क्या बताते, क्या फाइंडिंग्स मिले वो बताते, फाइंडिंग्स के बाद में ओपिनियन क्या देना वो बताते, और साथ में खास चीज होती है जो सिर्फ गवर्नमेंट ऑडिट में होती है, रिकमेंडेशंस भी देते हैं कैसे इंप्रूव करना चाहिए। इंडिया में गवर्नमेंट ऑडिट का काम कौन करता है? गवर्नमेंट ऑडिट आता है अंडर सीएनएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उनका डिपार्टमेंट होता है आईएएडी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट।
चलिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब हम समझ चुके, कौन ऑडिट करेगा वो हम लोग समझ चुके। सीएनएजी को दोस्तों, सीएनएजी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सपोर्ट करता है। जब हम सीएनएजी की बात करते हैं, सीएनएजी और उसके डिपार्टमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सपोर्ट करता है। उसके कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 148, 149, 150, 151, 4 आर्टिकल है। आर्टिकल 148 का पूरा फोकस है कि वो सीएनएजी को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, सीएनएजी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। उसके अंदर अपॉइंटमेंट के बारे में बोला है और आरआरआर के बारे में बोला है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। कौन करेगा अपॉइंट? बहुत सिंपल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। यस, किसी कोई दबाव नहीं होना चाहिए सीएनएजी को, इसलिए गवर्नमेंट नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीएनएजी को अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट करने के बाद आरआरआर, उनका रेम्युनरेशन विल बी इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जज को सैलरी और सुख सुविधाएं मिलती है, फैसिलिटीज मिलती है, वैसे ही सुख सुविधाएं सीएनएजी को भी मिलेंगे, वही उनका स्टेटस रहेगा। बहुत बड़ा स्टेटस उनका होता है। उनकी सैलरी इंडिपेंडेंट कमिटी बैठ के डिसाइड करती है। पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिशियंस वोटिंग करके तय नहीं करते हैं, इसलिए उसको नॉन वोटेबल चार्जेस बोलते हैं। इंडिपेंडेंट कमिटी बनाती है, इसलिए इसको नॉन वोटेबल। रेम्युनरेशन के बाद में जब वो रिटायर होंगे, आफ्टर रिटायरमेंट वो कोई भी पोस्ट नहीं ले सकते सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की। उनके इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कोई खरीद ना पाए, इसलिए ऐसा बोला है कि भाई इसके बाद में आप कोई भी दूसरा पोस्ट गवर्नमेंट का ले नहीं सकते। क्या इनको रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन बहुत मुश्किल इनको रिमूव करना। अगर प्रोवन मिसबिहेवियर है कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज के साथ में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज किया है, या फिर इनकैपेसिटी है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, प्रोवन मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी है, प्लस 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों के अंदर होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी। दोस्तों ध्यान रखना, 2/3 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निकालने की लगता है, वो एक बार एग्जाम में पूछा था, तब जाके इनका रिमूवल होगा। तो आर्टिकल 148 में इंडिपेंडेंट रखने के लिए अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के हाथ में दे दिया, रेम्युनरेशन सुप्रीम कोर्ट जितना कर दिया, वोटिंग पार्लियामेंट वोटिंग नहीं कर सकता, आपके रिटायरमेंट के बाद में आप पोस्ट नहीं ले सकते, और आखिरी में आपका रिमूवल बहुत मुश्किल बना दिया है। प्रोवन मिसबिहेवियर के बाद में आपको 2/3 मेजोरिटी लगेगी राज्यसभा और लोकसभा में। फिर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 149 की, ठीक है, 149 की, अगर हम 149 की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंदर सीएनएजी के पावर्स और ड्यूटीज क्या होंगे, सीएनएजी के पावर्स और ड्यूटीज क्या होंगे, उसके बारे में बात की है। इसमें ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट, इसके ऐसा बोला है कि सीएनएजी के पावर्स और ड्यूटी के लिए स्पेशल लॉ बनना चाहिए, और बना भी है। सीएनएजी एक्ट पावर्स एंड ड्यूटीज 1971 बना है दोस्तों, और इसके अंदर पावर्स और ड्यूटीज के बारे में लिखा है। वहां पे एक बहुत ही खास बात बोली है कि सीएनएजी का टेन्योर रहेगा 6 इयर्स और 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। या तो इनका टेन्योर 6 साल चलेगा, या इनकी एज जब तक 65 नहीं हो जाती वहां तक चलेगा, विच एवर इज अर्लियर, वहां तक ही चलने वाला है। तो 149 पावर्स और ड्यूटीज बताता है, और साथ में ये पावर्स और ड्यूटीज कितने साल के रहेंगे वो टेन्योर बताता है, 6 इयर्स और 65 विच एवर इज अर्लियर। अगर हम बात करते 150 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, उसका फॉर्मेट कौन देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिक फॉर्मेट देंगे कि भाई वाउचर्स के प्राइमरी बुक्स कैसे होंगे, सेकेंडरी बुक्स कैसे होंगे, किस फॉर्मेट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताएंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताएंगे आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम सीएनएजी। अल्टीमेटली सीएनएजी रोल प्ले करता है कि फॉर्मेट क्या रहने वाला है। फिर आर्टिकल 151 की अगर हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 158 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सीएनएजी को ऑडिट करना पड़ेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नर को देनी पड़ेगी, यूनियन टेरिटरी को लेफ्टिनेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होगा, कहीं पे लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको देना पड़ेगा। और इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये इसको पेश करे, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होगी, और आपके स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वहां पे इसको पेश किया जाएगा, ठीक है, ताकि इसके ऊपर बाकी लोग भी रिसर्च कर सके, पढ़ सके, समझ सके। लेट्स फ्रीज गाइस, बहुत आसान है, हमने गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब देख लिया। अब हम लोगों ने देखा कि ये काम करते हैं हमारे सीएनएजी और उनका डिपार्टमेंट IAAD, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और 4 आर्टिकल्स है। आर्टिकल 148 इंडिपेंडेंट रखता है सीएनएजी को, 149
149 पावर्स और ड्यूटीज के बारे में बात करता है, टेन्योर भी बताता है। 150 बोलता है फॉर्मेट कैसे हुआ, जैसे प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे किसकी एडवाइजरी पे, सीएनएजी के। फिर 151 बोलता है ऑडिट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेट ऑडिट करना पड़ेगा, जो ऑडिट करने के लिए बोला उतना ऑडिट करना पड़ेगा और रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए दोस्तों, आइए आइए। अब अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड, इस हमारे नोट्स में पहले से था, ये हमारे नोट्स में पहले से था, और इस बार जब उन्होंने अपने मॉड्यूल को रिवाइज किया तो इसमें इंक्लूड कर लिया कि भाई गवर्नमेंट के कितने तरह के फंड्स होते हैं। गवर्नमेंट के 3 तरह के फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स फंड। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स ऐसे 3 फंड होते हैं भाई साहब। गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम्स है, सारी की सारी इनकम यहां पर आएगी। जितनी भी इनकम्स है, एवरीथिंग विल कम हियर। जितने भी एक्सपेंसेस है यहीं से पे किए जाएंगे। गवर्नमेंट की सारी कमाई, सारे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं। ये सबसे बड़ा फंड होता है दोस्तों। ठीक है, यहां से अगर आपको पैसा खर्च करना है, कंसोलिडेटेड फंड से अगर आपको पैसा खर्च करना है, तो पहले आपको पार्लियामेंट में आपको बजट पेश करना पड़ेगा, और वो बजट को दोनों हाउस में आपको पास करवाना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह आपको इसको पास करवाना पड़ेगा। और एक तरीका है मनी बिल। मनी बिल बहुत ही लिमिटेड चीजों के लिए लाया जा सकता है, और मनी बिल की खास बात यह कि उसको सिर्फ लोकसभा में पास करना पड़ता है, राज्यसभा में पास करने की जरूरत नहीं है। बस उनको इंटीमेट करना पड़ता है कि पास हो गया, आपको कुछ बोलना होगा तो बोल दीजिए। ठीक है, तो कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है तो आपको बाकायदा एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, बजट की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, या फिर मनी बिल का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा कंसोल्ड फंड्स ऑफ इंडिया से, ठीक है, अगर आपको पैसा निकालना है गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट करना है, तो ये अब इसके अलावा अगर कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट को पैसा निकालना, दूसरों को पैसा निकालना, उसको चार्जेस बोलते हैं। इसको नॉन वोटेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में इसमें वोटिंग करने की जरूरत नहीं होती। जैसे सुप्रीम कोर्ट और सीएनएजी के जो सैलरी होती है, इट इज डिसाइड बाय द इंडिपेंडेंट कमिटी, और जो कमिटी बोलती है उतना पैसा विड्रॉ हो जाएगा। गवर्नमेंट इसमें बीच में किसी भी तरह का बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, किसी तरह से रोक टोक नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया, सारी कमाई यहाँ पे आएगी, सारे खर्चे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सारे टैक्सेस की इनकम यहाँ पे आएंगे, रेलवे का डिविडेंड यहाँ पे आएगा, आरबीआई का डिविडेंड आएगा, सब कुछ यहीं पे आने वाला है। आपने लोन दिए थे उसकी रिकवरी भी पूरी यहीं पे आने वाली, सारे रिसीट्स यहीं से होते हैं, सारे खर्चे यहीं से होते हैं। और अगर पैसा निकालना है उसको अप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। आप बजट लाइए, पास करवाइए, मनी बिल लाइए, पास करवाइए। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जहां पे कमिटीज होती है, कमिटी जो बोली कि वैसा चलना पड़ेगा, उसको नॉन वोटेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं, उसको चार्जेस बोले जाते हैं। कमिटी ने जितना बोला उतना पे करना पड़ेगा। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है और पार्लियामेंट अभी नहीं चल रहा, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है और अगर पार्लियामेंट अगर अभी नहीं चल रहा ऐसा है, तो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया यूज कर सकते हैं। मात्र 500 करोड़ का होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स फंड, गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स में पैसा जमा करता है। प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है, उसके अंदर पैसा जमा होता है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस, बहुत सारी सेविंग स्कीम चलती रहती है, उसके अंदर गवर्नमेंट पैसा रेस करता है। ये जो पैसा गवर्नमेंट रेस करता है, ये पब्लिक अकाउंट्स में जाता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स में जाता है, और स्कीम के हिसाब से गवर्नमेंट इस पैसे को यूज करता है। स्कीम में जितनी बातें लिखी है उसके हिसाब से, कुछ लोग इसको रोड्स में यूज करते हैं, ठीक है, कुछ लोग इस पैसे को बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज करते हैं, एंड सो ऑन। जो भी स्कीम में लिखा रहेगा, ठीक है, या फिर इसको इन्वेस्ट किया जाता है, जो भी स्कीम में लिखा रहेगा उसके हिसाब से चलते हैं, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स। तो जो भी सेविंग होती है, सेविंग्स का पैसा पब्लिक अकाउंट्स में जाता है। हर सेविंग की स्कीम के अंदर लिखा होता है पैसे कहां पे यूज होगा, वहां पे यूज करना पड़ता है। पार्लियामेंट से कोई परमिशन लेनी पड़ती नहीं है, पार्लियामेंट का कोई इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं होता है। तो हमारे 3 तरह के फंड्स हो गए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स। आइए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑडिट मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट ऑडिट? बहुत सिंपल, बहुत आसान है। गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है, सॉरी, गवर्नमेंट ऑडिट मतलब क्या, तो हम पढ़कर आ गए। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट? क्या ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट? गवर्नमेंट ऑडिट के टारगेट में क्या होता है? 4 चीज। सबसे पहले अप्रेजल, सबसे पहले परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना, अप्रेज करना किसी भी मिनिस्ट्री की पॉलिसीज से छोटे होते प्रोग्राम से होता है ऑपरेशन, और इनका ओवरऑल मैनेजमेंट, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑपरेशंस, इसका ओवरऑल मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, ठीक है, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का।
तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले अप्रेजल की भाई मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को कैसे चलाया जा रहा है। दूसरा, ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर जो आईएएस ऑफिसर्स है क्या वो अकाउंटेबिलिटी से काम करना, जिम्मेदारी से काम करना, ये देखा जाता है। ठीक है, कि भाई वो पूरी मदद कर रहे हैं ना पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंट को, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, अच्छे से फंक्शन करने में लिए। तो क्या डिपार्टमेंट्स बराबर काम कर रहे हैं, उनका अप्रेजल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बराबर काम करना, उसके बारे में बोला जाता है। ये लोग ऑब्जेक्टिव में करेक्टिव एक्शंस भी देते हैं कि जहां जहां पे मिस्टेक्स थे, प्रॉब्लम्स थे, उसको कैसे दूर करना, ये भी बताते हैं। ठीक है, तो हाईलाइटिंग लैप्सेस, कोई भी मिस्टेक्स, करेक्टिव एक्शंस भी बताते हैं लोग, जहां पर भी डिपार्टमेंट गलत हो रहे कैसे इंप्रूव करना वो बताते हैं। हेल्पिंग सुपरवाइजर, जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को सुपरवाइज कर रहे हैं उन्होंने क्या करना चाहिए वो बताते हैं। तो जहां पर भी गड़बड़ है उसको डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना, उस सिचुएशन को ठीक करना, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो खास करके लोअर हायरार्की और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कुछ गलती करते तो ये अकाउंटिंग भी ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि भाई जितनी भी स्कीम, जितने भी गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, वो खर्चे जितना भी खर्चा कर रहा है, जितनी भी रिसीट्स है, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग है, उसका हिसाब रहता है कि पता रहे किस चीज पे कितना पैसा खर्च किया गया, कितना पैसा कहां से आया। लेट्स फ्रीज गाइस, यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कि भाई आप ऑब्जेक्टिव्स बताइए, आप टारगेट बताइए। तो भाई 4 टारगेट है, डिपार्टमेंट बराबर काम कर रहा है, अप्रेजल कर लो, उसके अंदर की टीम बराबर काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी देख लो। सब देखने के बाद में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, करेक्शंस बता दो। ठीक है, करेक्शंस बता दो भाई कहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने हैं। अब इनका फाइनली आखिरी में सी के साल के एंड में प्रॉपर अकाउंटिंग हो रहा है ना, वो भी देख लो। सिंपल 4 बातें एक फ्लो में है, दोस्तों। अप्रेजल तो करवाना ही पड़ेगा, अंदर का जो एम्प्लॉय है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी तो देखनी पड़ेगी, करेक्टिव एक्शन सजेशन देने पड़ेंगे, विल हैव टू डू इट। करेक्टिव एक्शन सजेशन की क्या चेंजेस होने चाहिए, और आखिरी में अकाउंटिंग होनी चाहिए। अकाउंटिंग बराबर चली ना, वो देखते हैं। तो 4 चीजें आती है ऑब्जेक्टिव में। नाउ दोस्तों आइए, अब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अब बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन दोस्तों, ड्यूटीज। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ड्यूटीज। सागर जैसी ड्यूटीज है, सागर जैसी ड्यूटीज है दोस्तों, उसका शॉर्टकट है सागर। एस स्टैंड फॉर जिम्मेदारी में क्या कहता है, टू ऑडिट स्टोर्स एंड स्टॉक। स्टोर और स्टॉक, जो गवर्नमेंट के पूरे इंडिया में स्टोर, जो गोडाउन्स फैले हुए जहां पे बहुत सारा सामान है, उनका ऑडिट करना इनकी जिम्मेदारी में आता है। फिर अकाउंट्स, अकाउंट्स कंपाइल करके आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, इन सब के ट्रायल बैलेंस लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर उसकी चेकिंग फाइनल करके उस पर रिपोर्ट बनाकर सबमिट करना प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, एडमिनिस्ट्रेटर को, इनकी जिम्मेदारी में आता है। इसलिए इनका नाम कॉम्प्ट्रोलर है। ये लोग कंपाइल भी करते और ऑडिट भी करते, और ऑडिट भी करते, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉम्प्ट्रोलर। तो चीजों को आपके ट्रायल बैलेंस से आगे इनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेना, कंपाइल करना, ये भी सीएनएजी की जिम्मेदारी है। स्टोर्स और स्टॉक को ऑडिट करना सीएनएजी की जिम्मेदारी है, अकाउंट्स को कंपाइल करना सीएनएजी की जिम्मेदारी है। सागर, जी स्टैंड फॉर ग्रांट्स और लोन्स। गवर्नमेंट ने कहीं पर भी ग्रांट्स और लोन्स अगर दिए हैं, ठीक है, एक्सेप्ट अगर फॉरेन ग्रांट दिया हुआ है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में सीएनएजी के पावर्स नहीं चलते। गवर्नमेंट ने कहीं पर भी आपके फॉरेन ग्रांट कहीं पर भी ग्रांट्स और लोन्स दिए हैं, ग्रांट्स और लोन अगर दिए हुए हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ग्रांट्स एंड लोन टू फॉरेन स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको छोड़कर, तो ये पैसा बराबर यूज किया ना, इसकी ऑडिट की जिम्मेदारी भी सीएनएजी के ऊपर ही जाती है दोस्तों। देन जी स्टैंड फॉर भाई गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के बाद उसमें डायरेक्शंस देना, ठीक है, डायरेक्शन देना कि कैसे काम चाहिए, उसकी रिपोर्ट्स पढ़ना और उसके लिए स्टेप्स उठाना, एक्शंस लेना। तो कंट्रोल करना, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस, ये भी सीएनएजी की ड्यूटी में आता है। गवर्नमेंट कंपनी कॉर्पोरेशंस के ऑडिट को कंट्रोल करना, उनके हिसाब से काम चलेगा, सीएनएजी के हिसाब से। देन सागर, ए स्टैंड फॉर ऑडिट। जितने भी फंड्स है, कंसोल फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, ट्रेडिंग पैनल, उन सबको ऑडिट करके रिपोर्ट देना सीएनएजी की जिम्मेदारी में आता है। आर स्टैंड फॉर रिसीट्स। जैसे रिसीट्स, अगर आप खर्चों को ऑडिट करते, खर्चे बराबर हुए ना, रिसीट का भी ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट ऑफ रिसीट्स,
बराबर ऑडिट ऑफ रिसीट्स बराबर जा रहा है ना, बराबर टैक्सेस का असेसमेंट हो रहा है, उस असेसमेंट के बाद कलेक्शन हो रहा है, कलेक्शन के बाद में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ऑडिट ऑफ रिसीट्स भी दिखाया था दोस्तों। और ऐसी जितनी भी एंटिटीज है जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है, जितनी भी एंटिटीज है विच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसे एंटिटीज का रिसीट और एक्सपेंडिचर भी सीएनएजी चेक करता है। सब्सटेंशियली फाइनेंस मतलब क्या? अगर 25 लाख या उसके ऊपर का ग्रांट या लोन दिया है, प्लस ये जो पैसा दिया है इट इज मोर देन 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज को सपोज कॉलेज को 80 लाख रुपए मिले, इट इज मोर देन 25 लाख ग्रांट और बिल्कुल, और पता चला कि भाई कॉलेज का टोटल खर्चा 100 लाख था, 100 लाख से खर्चे में से 80 तो यहां से आ गया, ठीक है, 80 लाख, 80, तो इसको बोलते हैं कि दिस एंटिटी इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, ये सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट, तो इसका जो रिसीट और एक्सपेंडिचर है उसका ऑडिट करने की जिम्मेदारी भी सीएनएजी की होगी। आइए दोस्तों फटाफट 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 क्विकली। सागर, एस स्टैंड फॉर स्टोर और स्टॉक का ऑडिट करना, ए स्टैंड फॉर अकाउंट्स को कंपाइल करके देना, जी स्टैंड फॉर जहां जहां पर ग्रांट्स दिए हैं, लोन्स दिए हैं उनका ऑडिट करना, फॉरेन ग्रांट को छोड़ दो, जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस और कंपनीज का ऑडिट पूरी तरीके से कंट्रोल करना, ए स्टैंड फॉर ऑडिट करके रिपोर्ट देना, आर स्टैंड फॉर रिसीट्स को ऑडिट करना, आर स्टैंड फॉर रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड एंटिटी। सब्सटेंशियली फाइनेंस मतलब क्या? 25 लाख या उसके ऊपर अगर किसी को पैसा दिया और पता चला इट इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 75% ऑफ द एक्सपेंस, मतलब ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के रहमे करम पे चल रहा है, उसके रिसीट और एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना भी, उसके रिसीट और एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना भी, ठीक है, सेम लाइंस पे सीएनएजी की जिम्मेदारी है। भाई मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा रैपिड रिवीजन चल रहा है इसके अंदर सब कुछ ही कवर हो रहा है। रैपिड रिवीजन जो हमारा चल रहा है उसके अंदर सब कुछ कवर हो रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड हियर। अलग से मतलब इसके अलावा अलग से रिवीजन की अलग से ऑडियो रिवीजन की अभी जरूरत नहीं है, अलग से ऑडियो रिवीजन की अभी जरूरत नहीं है। जब पूरी चीज यहाँ पे कवर हो गई है तो आपको अलग से ऑडियो की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम होता है पैसा खर्च करना। इतना सारा पैसा और इतना सारा पावर, करप्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस सबको पता है, इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर हम ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें 5 तरह के ऑडिट आते हैं। सबसे पहले ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। भाई खर्चे को लगने वाले जितने भी लॉ रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो किया गया ना। फिर खर्चा करने से पहले परमिशंस लिए ना, प्रॉपर परमिशंस लिए ना अथॉरिटी से, ऑडिट ऑफ सैंक्शन। खर्चा जो किया है वो प्रॉपर पर्पस के लिए किया ना, रोड तो रोड के लिए ही होना चाहिए, अगर फॉरेस्ट को बचाना तो फॉरेस्ट के लिए ही होना चाहिए, ट्री प्लांटेशन तो ट्री प्लांटेशन के लिए होना चाहिए, पैसा जिस पर्पस के लिए मिलता है उसके लिए खर्च होना चाहिए, इधर उधर आजू बाजू चीजों के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। इट ऑर्गेनाइज प्रोविजन ऑफ फंड। प्रोप्राइटी, खर्चा प्रॉपर होना चाहिए, even if it is as per law, rules and regulations, it should make sense, it should give benefit to public at large। प्रॉपर होना चाहिए। प्रोप्राइटी ऑडिट मतलब खर्चा प्रॉपर होना चाहिए, मतलब इट शुड गिव रियल बेनिफिट टू पब्लिक एट लार्ज। दो बातें, बेनिफिट मिलना चाहिए पब्लिक एट लार्ज को, तो उसको हम प्रॉपर बोलेंगे प्रोप्राइटी ऑडिट के हिसाब से। फिर परफॉर्मेंस ऑडिट, खर्चा जब किया तो ई 3 का ध्यान रखना, खर्चा इकोनॉमिकल था ना, खर्चा इकोनॉमिकल था ना, खर्चा एफिशिएंट, खर्चा इकोनॉमिकल था, आपने जो भी खर्चा किया इकोनॉमिकल था ना, एफिशिएंट था ना, इफेक्टिव था ना, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो हम ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर की अगर बात करें दोस्तों, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो उसमें 5 तरह के ऑडिट्स आते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑडिट विच आर कवर्ड। अब एक एक करके ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन में आते हैं दोस्तों। लेट्स कम टू ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें वापस मुद्दे की 3 बातें बोलनी है। सबसे पहले आपको बोलना है कि ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेटरी ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि जो खर्चा किया गया, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पार्लियामेंट ने उसके अंदर लॉ बनाया, उसके बाद में गवर्नमेंट ने उसमें और रूल्स बनाया कि भाई पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन फिर एक्ट और रूल्स बनाए हैं
अथॉरिटीज ने जो रूल्स रेगुलेशंस और ऑर्डर्स बनाए हैं, खर्चे को लगने वाले जितनी भी चीजें हैं उसके हिसाब से खर्चा हुआ है ना। तो ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन में, रेगुलेटरी ऑडिट में बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमको कंप्लायंस चेक करना है कि खर्चे को लगने वाले जितने भी लॉ रूल्स रेगुलेशन है फॉलो किए ना। पार्लियामेंट से आपका एक्ट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, एक्ट आता है, रूल्स आता है, अथॉरिटी से आपके रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, ठीक है, ऑर्डर आते हैं, वो सब फॉलो किए गए ना। पहले आपको ये रिपोर्ट करना है। दिस इज फर्स्ट थिंग योर रिपोर्ट, यू हैव टू चेक बेसिकली कंप्लायंस है ना। कंप्लायंस के बाद में ये देखना है कि भाई खर्चा करने के लिए वापस लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सही फंड यूज किया है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा है तो कंसोल फंड ऑफ इंडिया होगा, महाराष्ट्र खर्चा है तो कंसोल फंड ऑफ महाराष्ट्र। आपको देखना है सही फंड यूज किया गया ना, पैसा खर्चा करने के लिए सही फंड यूज किया गया ना, प्रॉपर फंड यूज किया गया ना, और जो पैसे को विड्रॉ करने की प्रोसीजर थी वो भी अप्रोप्रिएट है ना, ये देखा जाएगा, ठीक है। पहले लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, फिर आपको देखना यहाँ पे आपके कवरेज में आपको कि भाई ये देखना पड़ेगा जो फंड यूज कर रहे हो प्रॉपर है ना, प्रोसीजर प्रॉपर है ना। सबसे बड़ा खर्चा होता है एम्प्लॉय का रेम्युनरेशन। आप देखिए एम्प्लॉइज के रेम्युनरेशन जो लॉ रूल्स रेगुलेशंस है उसको अच्छे से रिसर्च करके ध्यान देकर बनाया ना, और उसके हिसाब से एम्प्लॉइज को रेम्युनरेशन मिल रहा है ना। जैसे पे कमीशन होता है, रेगुलरली आता रहता है पे कमीशन, उसके हिसाब से सैलरी पे करते हैं। लेट्स फ्रीज गाइस, ये बाजू के पॉइंट्स अमृत है दोस्तों। अगर आपको ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेटरी ऑडिट पे बात करनी है तो आपको सबसे पहले बोलना है कि हम कंप्लायंस को चेक कर दे, जितने भी दुनिया भर की चीजें लॉ रूल्स रेगुलेशंस, रेगुलेटरी अथॉरिटी के लॉ रूल्स रेगुलेशंस और ऑर्डर्स उसको फॉलो कर रहे हैं ना। हमारा फोकस इस चीज पे कि भाई जो फंड यूज कर रहे हो फंड प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे, जो जिस पर्पस के लिए जो फंड था उसको बराबर यूज किया कि नहीं किया, और उसको पैसा विड्रॉ करने की जो प्रोसीजर थी वो बराबर फॉलो की कि नहीं की। सबसे बड़ा खर्चा होता है एम्प्लॉय रेम्युनरेशन, सबसे बड़ा खर्चा है एम्प्लॉय रेम्युनरेशन। वो रेम्युनरेशन गवर्नमेंट के लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ना, पे कमीशन के हिसाब से। तीन बातों पे आप बात करिए, चीजों का कंप्लायंस हो रहा है ना, कवरेज में प्रॉपर फंड्स और प्रॉपर प्रोसीजर है ना, और एम्प्लॉय रेम्युनरेशन, उसके बारे में बात करिए, आपका रेगुलेटरी ऑडिट हो जाता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते फिर, ठीक है गाइज, इफ यू आर लविंग दिस सेशन डू कीप लाइकिंग इट। इसके ऊपर आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आप जरूर करते रहिए। इट इज अ बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन, सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है वो देखना, समझना और ज्यादा एनर्जी से बच्चों के लिए काम करना। आइए अगर हम बात करते हैं, फिर अगर हम लोग बात करें कि सीएनएजी का काम और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या सिमिलर है, क्या सेम लाइंस पे है क्या, ठीक है। देखिए आइए, सीएनएजी लॉ रूल्स रेगुलेशन, सीएनएजी और सीएनएजी क्वासी जुडिशियल काम करता है। ये डिस्कशन है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सीएनएजी जो काम करता है और जो सुप्रीम कोर्ट जो काम करता है उसमें सिमिलरिटी है, तो इसके ऊपर आप कमेंट करिए, तो आप बताएंगे। दोस्तों ध्यान सुनिए, सीएनएजी जाकर खर्चे से रिलेटेड जितने भी लॉ रूल्स रेगुलेशन है उसको आराम से बैठ के समझता है, क्या लॉ रूल्स रेगुलेशन है, क्या वो बोलते हैं, ठीक है, क्या 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 लॉ रूल्स रेगुलेशंस, क्या जाके सीएनएजी बोलता है कि सबसे पहले हम जाके उस जो भी लॉ रूल्स रेगुलेशन लगते हैं उसको आराम से बैठ के पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है उस लॉ रूल्स रेगुलेशन की, वो जाकर हम लोग समझते हैं। एक बार हम अंडरस्टैंड कर ले, एक बार अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद ये चेक करते हैं लॉ अप्रोप्रिएट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, ठीक है, लॉ अप्रोप्रिएट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, किसी और लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहा, एंड सो ऑन लिस्ट है, वो हम लोग देखते हैं। फाइनली जो खर्चा है, ये खर्चा लॉ के हिसाब से है ना, पूरी चीज A to Z वो हम लोग देखते हैं। तो पहले आराम से सीएनएजी लॉ को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर उसको देखता है कि वो अप्रोप्रिएट है ना, और फिर जो खर्चे होते हैं वो जो लॉ बनता है उसके हिसाब से खर्चे किए जाते हैं। अब अप्रोप्रिएटनेस की अगर हम बात करें तो उसमें ये देखते हैं कि वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एज पर एक्ट है ना, एज पर रूल्स है ना, एज पर रेगुलेशंस है ना, ऑर्डर्स है ना, ठीक है, किसी दूसरे अथॉरिटी के अगेंस्ट तो नहीं है। देखो बहुत सिंपल है अप्रोप्रिएटनेस में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, उससे ज्यादा किसी एक्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, एक्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं है, रेगुलेशंस के अगेंस्ट तो नहीं है, ऑर्डर्स के अगेंस्ट तो नहीं है, ठीक है, किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट तो नहीं है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बारे में, ठीक है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बारे में लिखा है, खर्चे की अकाउंटिंग कैसे होगी उसके बारे में लिखा है ना, ऑडिटिंग कैसे होगी उसके बारे में लिखा हुआ है ना। फाइनली क्वासी जुडिशियल, क्वासी लाइक जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट भी लॉ को एनालाइज करता है और सीएनएजी भी करता है, सिर्फ इतना ही है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है
कि वो लॉ को कैंसिल कर सकता है, खत्म कर सकता है, लेकिन इनके पास ये पावर नहीं होती। सीएनएजी के पास में इतना पावर नहीं होते, बस वो एनालाइज करके जो भी इश्यूज है, गलतियां अपने रिपोर्ट में लिखकर बता देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो दोस्तों, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला होता है रेगुलेटरी ऑडिट, जिसमें मैंने बोला कि आपको 3 बातों पे ध्यान देना है, सिंपल, कि इसमें बस यही बैठ कर हम लोग चेक करते हैं कि कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ। फोकस होता है फंड बराबर यूज हुआ, प्रोसेस बराबर यूज हुई ना, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस सबसे ज्यादा है, उसके ऊपर ध्यान होता है। फिर उसके बाद में क्या इनका काम क्वासी जुडिशियल है? बिल्कुल, सीएनएजी लॉ को अंडरस्टैंड करता है, उसको अप्रोप्रिएट समझता है, अप्रोप्रिएट है ना एक्सपेंडिचर, उसके हिसाब से है ना अप्रोप्रिएटनेस में बहुत सारी चीजें चेक करता है। और फिर इसलिए उसके काम क्वासी जुडिशियल है, क्योंकि दोनों भी चीजें सेम चीज करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्वासी जुडिशियल। डेफिनेटली आउटपुट अलग है, ठीक है। सीएनएजी रिकमेंडेशन देकर छोड़ देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो पूरी चीज को गलत, पूरा का पूरा लॉ निकाल सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं। कमॉन 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 कमॉन, आइए दोस्तों, हम लोग फटाफट गवर्नमेंट ऑडिट मतलब समझ चुके हैं, आर्टिकल 148 से 151 हम लोग देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ हम फंड देख चुके हैं, हम लोग सागर जैसी ड्यूटीज होती है वो हम लोग देख चुके हैं। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर में सबसे पहला आपका रेगुलेटरी ऑडिट, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, वो हम लोग देख चुके हैं। सीएनएजी क्वासी जुडिशियल, क्यों सुप्रीम कोर्ट जज जैसा है, वो भी हम लोग देखते हैं। दोनों भी बिल्कुल करते हैं, लेकिन इसके पास पावर कम है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ज्यादा है। बाकी रेम्युनरेशन दोनों का तो सेम ही है। आइए दोस्तों, नाउ जब मैं ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करूं, जब मैं ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करूं दोस्तों, जब मैं ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर 5 तरह के ऑडिट होते हैं। पहला ऑडिट होता है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेटरी ऑडिट, जो हम लोग पढ़कर है। अब अगर खर्चा लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया खुशी की बात है, लेकिन खर्चा करने से पहले परमिशंस लगेंगे, खर्चा करने से पहले परमिशन लगेंगे। आपने वो प्रॉपर परमिशन सैंक्शन लिए क्या? उसको ऑडिट ऑफ सैंक्शन हम लोग बोलते हैं, उसको ऑडिट ऑफ सैंक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 2 टाइप के सैंक्शन होते हैं, जनरल सैंक्शन और स्पेसिफिक सैंक्शन। एक बार आपने सैंक्शन लेने है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नाउ दैट इज कॉल्ड जनरल, उसको हम लोग जनरल सैंक्शन बोलते हैं। लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिला, वहीं पे यूज करना पड़ेगा। उस हमने देखना है कि जिन्होंने भी सैंक्शन दिया, सही में उनके पास में अथॉरिटी थी ना, उनके पास में अथॉरिटी थी ना, और लिमिट अवेलेबल थी ना, ये हमेशा चेक करना चाहिए। पहले तो सैंक्शन लिया ना, परमिशन सैंक्शन लिया ना। 2 टाइप के सैंक्शंस होते हैं, ठीक है। आपके 2 टाइप के आपके सैंक्शन होंगे, और जहां पर भी, ठीक है, हमने जिसने भी इशू किया है वो बंदा कॉम्पिटेंट था ना चीजों को इशू करने के लिए, वो हमें देखना चाहिए। नाउ गाइस, गवर्नमेंट ऑडिट चल रहा है, गवर्नमेंट ऑडिट चल रहा है, और गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर हम ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं। उसमें ऑलरेडी देख चुके हैं ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके बाद में खर्चा करने से पहले सैंक्शन हुआ था ना, उसके बाद में प्रोविजन ऑफ फंड। प्रोविजन मतलब बहुत सिंपल, ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड मतलब पैसा सही जगह पे यूज होना चाहिए, उसका सही यूज, सही पर्पस, जहां, ठीक है, जिस पर्पस के लिए फंड्स मिले, उस पर्पस के लिए ही पैसा यूज होना चाहिए, बाकी चीजों के लिए यूज नहीं होना चाहिए। और अगेन प्रोविजन ऑफ फंड, जिस चीज के लिए पैसा मिला उसी के लिए यूज करो। फिर तो आपका प्रोविजन ऑफ फंड कि भाई सही पर्पस के लिए पैसा यूज किया कि नहीं किया, वो हम लोग देखते हैं। ये भी देखना पड़ता है कि भाई लिमिट तो क्रॉस नहीं कर ली, पैसा खर्च करते वक्त लिमिट तो क्रॉस नहीं हो गई, ये भी हमको देखना पड़ता है। आइए दोस्तों, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे 1 मिनट दीजिए दोस्तों, 1 मिनट ओनली। तो ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर 5 अलग अलग तरह के ऑडिट होते हैं, 5 अलग अलग तरह की चीजें खर्च, 5 अलग अलग चीजें की चेक की जाती है। अगर पांचों सही है तो फिर वो खर्चा सही है ऐसा माना जाता है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से पैसा खर्च हुआ ना, रेगुलेटरी ऑडिट हो गया। खर्चा करने से पहले परमिशंस ले लेना, सैंक्शन ले लेना, वो हो गया आपके जनरल सैंक्शन, मतलब एक बार अप्रूव ले लो और उस चीज से सारे खर्चे हो गए। हर बार अगर आपको अप्रूव लेना पड़ेगा, बहुत सेंसिटिव खर्चा है, तो स्पेसिफिक अप्रूवल है, सैंक्शन हो गया। फिर सही पर्पस के लिए पैसा यूज किया, ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड हो गया। उसके बाद में आता है दोस्तों प्रॉपर्टी ऑडिट। प्रॉपर मतलब क्या? गोइंग बियॉन्ड लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। माना कि आपने सारे परमिशंस, आपने जो भी आपके परमिशंस थे लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम किया, सारे परमिशंस आपने ले लिए, प्रॉपर पर्पस के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं, बट इज इट गिविंग रियल बेनिफिट टू पब्लिक एट लार्ज? ये देखना बहुत जरूरी है। गोइंग बियॉन्ड लॉ रूल्स रेगुलेशन जाना बहुत जरूरी है। इज इट गिविंग रियल बेनिफिट टू पब्लिक एट लार्ज? लोगों को रियल बेनिफिट मिल रहा है, देखना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप मीनिंग बताएंगे। आप सबसे पहले प्रोप्राइटी ऑडिट मतलब प्रॉपर वर्ड से निकलता है प्रोप्राइटी।
इसके अंदर even if expense as per law, rules, regulations and sanction, we go beyond it and we see is it giving real benefit to public at large. पब्लिक एट लार्ज को, पूरे देश को, सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है ना, रियल बेनिफिट मिल रहा है ना। अब इसका कोई प्रिसाइज रूल नहीं है। अब कोई खर्चा सही में प्रॉपर है कि नहीं, इसका कोई प्रिसाइज रूल नहीं है और इसको पता लगाना बहुत बार बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनका सबसे बड़ा स्टैचू बनेगा। गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस पे सपोज फॉर एग्जाम्पल 5,000 करोड़ खर्च करेंगे। अब ये सही है कि नहीं है, बहुत लोग डिबेट करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे हॉस्पिटल बना दो, स्कूल्स बना दो, क्या कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए यूज कर लो। फिर कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई हमारा कल्चर है, कल्चर का सम्मान हम लोग करेंगे, बिल्कुल पैसा खर्च कर सकते हैं। पैसा खर्च करेंगे तो किसी ना किसी की तो कमाई होगी ना, और आगे जाके रोजगार बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, तो बहुत अच्छी बात है। ईफिल टावर जब बना रहे थे तब किसी ने नहीं बोला, वहां जाके फोटो खिंचवाते। हमारे देश में क्यों नहीं होने चाहिए स्टैचूज? तो हमारे देश में भी स्टैचूज होने चाहिए। तो लोग बोलेंगे कि यार सही है, हमारे कल्चर के लिए खर्च कर रहे हैं और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो कोई प्रिसाइज रूल नहीं है कौन सा खर्चा प्रॉपर होता है, इसीलिए जनरल रूल्स, इसलिए बहुत ही ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल बेस्ड जनरल रूल्स सीएनएजी ने बनाए हुए। क्या बोले हुए? सबसे पहले देखो हमने ग्रुप किया है, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए और रियल बेनिफिट मिलना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए और रियल बेनिफिट होना चाहिए। तो पब्लिक बेनिफिट को ध्यान रखते हुए, ठीक है, सबसे पहले इट शुड नॉट बी फॉर पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी। एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी इंडिविजुअल के लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड बी पब्लिक एट लार्ज। कभी कभी चलता है, बहुत ही छोटा अमाउंट है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट चलता है, पुराने कस्टम्स है तो भी चलता है पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी पर्सन के लिए। अगर वो एक्सपेंस ऐसा है कि बंदा कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स कर सकता है, वसूल कर सकता है, तो इंडिविजुअल के लिए भी चल जाता है। पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी इंडिविजुअल के लिए पैसा चलता है अगर वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। ये बहुत पुरानी प्रथा है, पॉलिसी कस्टम चले आ रहे हैं। जैसे ठीक है, आपके आपकी अमरनाथ यात्रा है, गवर्नमेंट फंड करती है। हज यात्रा है, गवर्नमेंट फंड करती है। ओल्ड पॉलिसीज एंड कस्टम्स है, चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर खर्चा ऐसा है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर इसको एनफोर्स कर सकते थे, तो ठीक है यार, चल जाता है इंडिविजुअल पर्सन कास्ट कम्युनिटी के लिए भी। फिर खर्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट शुड रिजल्ट इन बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द अप्रूविंग अथॉरिटी। खर्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो अप्रूविंग अथॉरिटी है इस तरीके से खर्चा अप्रूव कर रही है कि भाई उनके घर बहुत अच्छे बने, उनकी लोकेलिटी बहुत अच्छी बनी, उनकी सड़कें अच्छे बने। खर्चा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए खास अप्रूविंग अथॉरिटी अपने लिए, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए होना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज फॉर पब्लिक एट लार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक एट लार्ज के लिए। अब हम अगर बात करें प्रोसीजर की, अगर बात करें प्रोसीजर, यानी इसको मैंने बांटा हुआ है कि कुछ चीजें पब्लिक एट लार्ज से जोड़ दो। देखो प्रॉपर खर्चा प्रॉपर होना चाहिए। मैंने बोला प्रॉपर खर्चा वो होता है जो पब्लिक एट लार्ज के लिए रियल बेनिफिट मिले। तो मैंने कुछ पॉइंट पब्लिक एट लार्ज से जोड़ दिए, कुछ पॉइंट में रियल बेनिफिट कब मिलेगा, जब प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करोगे। विजिलेंस, खुद का पैसा खर्च करने में जितना सोच विचार करते हो, विजिलेंट रहते हो, ठीक है, उतना ही विजिलेंट होना चाहिए गवर्नमेंट का पैसा खर्च करते वक्त भी। कभी भी इट शुड नॉट बी मोर देन फॉर ऑकेजन डिमांड। 1-1 करोड़ की गाड़ियां बिल्कुल गलत है। इट शुड नॉट बी मोर देन ऑकेजन डिमांड। बस नीड फुलफिल होती हो इस तरीके से खर्चा करो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अलाउंस दो ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अलाउंस दो, लेकिन सोच समझ के अलाउंस दो। इट शुड नॉट रिजल्ट इन प्रॉफिट इन देयर हैंड्स। ठीक है, खर्चा किया ही नहीं है फिर भी लोग पैसा विड्रॉ कर रहे, रिएम्बर्समेंट ले रहे, तो वो उनके हाथ में प्रॉफिट हो जाएगा। अलाउंस होना चाहिए जब जेन्युइन किसी का खर्चा है और वो खर्चा रिएम्बर्स करने के लिए आप दे रहे हो। इट शुड नॉट रिजल्ट इन प्रॉफिट। भाई जिसकी शादी नहीं है उसको चिल्ड्रन अलाउंस दे रहे हो, चिल्ड्रन अलाउंस, उसका तो अभी तक खर्चा ही नहीं है, फिर भी तुम उसको अलाउंस दे रहे हो, मतलब उसके हाथ में प्रॉफिट हो जाएगा। लेट्स फ्रीज गाइस, प्रोप्राइटी ऑडिट में पहले आप मतलब बताएंगे, गोइंग बियॉन्ड लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या पब्लिक एट लार्ज को रियल बेनिफिट मिल रहा है, ये दो मुद्दों पे आप बात करिए। इसको पता लगाने कोई प्रिसाइज रूल नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है, सबके सोचने के तरीके अलग अलग है। जनरल प्रिंसिपल्स को मैंने बांट दिया, दो है पब्लिक इंटरेस्ट के, ठीक है, नॉट फॉर पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी होना चाहिए, वो बात आप बताइए, ठीक है, छोटे मोटी चीजें चलते हैं, कस्टम वाली चीजें चलते हैं, इन्फोर्सेबल लॉ चलता है। नॉट अप्रूविंग अथॉरिटी के बेनिफिट के लिए सिर्फ क्या खर्चा हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर में जितना अलर्ट रह खुद का पैसा खर्च करते उतना ही अलर्ट रह गवर्नमेंट का पैसा खर्च करो। इट शुड नॉट बी मोर देन ऑकेजन डिमांड। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अलाउंस दे रहे तो जेन्युइन एक्सपेंस होना चाहिए और एक्सपेंस का रिएम्बर्समेंट होना चाहिए। बिना एक्सपेंस के अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। इट शुड नॉट रिजल्ट प्रॉफिट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज।
आइए दोस्तों, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। ये सबसे क्रूशियल बातें थी जो हम लोगों ने देख ली। लेट्स फ्रीज गाइस, हम लोग गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देख चुके गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन, फिर हम लोग देख चुके आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 148, 149, 150, 151 क्या बोलता है। हम तीन तरह के फंड देख चुके, हम लोग ड्यूटी देख चुके, हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑडिट देख चुके। अब पांच ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर में पांच अलग अलग तरह के ऑडिट आते हैं, वो हम लोग देख चुके हैं। रेगुलेटरी ऑडिट, लॉ रूल्स रेगुलेशन के पैसा खर्च हो रहा है ना, सही फंड से पैसा खर्च हो रहा है ना, प्रॉपर प्रोसीजर से पैसा खर्च हो रहा है ना, एम्प्लॉय का पैसा सही बराबर खर्च हो रहा है ना, ऑडिट अगेंस्ट लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा है ना। रेगुलेटरी ऑडिट, खर्चा करने से पहले सैंक्शंस, परमिशंस, अप्रूवल्स बराबर ले रहे ना, कहीं पे जनरल परमिशन लगता है, कहीं पे स्पेसिफिक अप्रूवल लेता है, वो ले लेना, सही बंदे से अप्रूवल ले लेना। सैंक्शंस मिलने के बाद में ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, जिस पर्पस के लिए पैसा मिला था उस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है ना। उसके बाद में प्रोप्राइटी ऑडिट, पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट मिलना चाहिए, पब्लिक एट लार्ज को रियल बेनिफिट मिलना चाहिए। उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस ऑडिट आता है, उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस ऑडिट आता है, इसको फुल स्कोप ऑडिट भी बोलते हैं, इट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट, फुल स्कोप ऑडिट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 3 ई चेक किए जाते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। नाउ इकोनॉमी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि भाई इकोनॉमी के अंदर ऑडिटर चेक करता है मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। इसके अंदर ऑडिटर चेक करता है कि कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस को कम से कम किया गया ना, प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी वाला आपका रिसोर्स होना चाहिए, लेकिन कम से कम खर्चे में। इकोनॉमी के अंदर चेक किया जाता है कि जो भी गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, वेदर गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट ने रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, अदर रिसोर्सेस के ऊपर पैसा जो खर्च किया है, ठीक है, वो लीस्ट कॉस्ट पे कम से कम, बिना कॉम्प्रोमाइज ऑफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस, कम से कम पैसों में खरीदा है ना, उसको बोलते हैं इकोनॉमी को चेक करना। फिर खरीदने के बाद में रिसोर्सेस का बेस्ट से बेस्ट यूज किया है ना, इनपुट आउटपुट रेशो मैक्सिमम से मैक्सिमम किया है ना, ठीक है। एफिशिएंसी में चेक किया जाता है। इफेक्टिवनेस में जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव थे, टारगेट थे, उसको समय से पहले कंप्लीट किया गया ना, समय से पहले कंप्लीट किया गया ना, और लोगों को एक रियल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक रियल बेनिफिट मिल रहा है ना, इसको हम इफेक्टिवनेस बोलते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड इफेक्टिवनेस। कि भाई अगर आपने रेलवे स्टेशन एयर कंडीशन करवाया तो सही में लोगों को ठंडा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो हम बोलेंगे इफेक्टिवनेस। ये आपका खत्म होता है ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। गाइज ये आपका था ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट वाज ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसमें 5 तरह के ऑडिट्स आते हैं। नाउ अब हम लोग देते हैं ऑडिट ऑफ रिसीट्स। ऑडिट ऑफ रिसीट, इसके अंदर सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ये है, ऑडिट ऑफ रिसीट्स में हमारा पूरा फोकस, ऑडिट ऑफ रिसीट में हमारा पूरा फोकस है कि भाई जो रिसीट का जो ओवरऑल सिस्टम है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उस पे फोकस है। इंडिविजुअल केसेस में क्या चल रहा है वो हमारा फोकस बिल्कुल भी नहीं है, ओवरऑल सिस्टम हमारा फोकस है। लेकिन ये बात सच है, ओवरऑल सिस्टम चेक करने के लिए हम रैंडमली इंडिविजुअल केसेस सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इंडिविजुअल केसेस में क्या हो रहा है, उससे हमको समझ में आएगा कि सिस्टम बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑडिट ऑफ रिसीट में आप बेसिक प्रिंसिपल बताएं कि हमारा फोकस ओवरऑल सिस्टम बराबर काम कर रहा है कि ये देखना है, इंडिविजुअल केसेस के ऊपर टिप्पणी करना, उसमें इंटरेस्ट हमारा काम नहीं है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल केस को रैंडमली सिलेक्ट करके चेक करके ही हमको ओवरऑल सिस्टम के बारे में पता चलेगा। तो अपने बेसिक प्रिंसिपल अपना एकदम जो फोकस है वो क्लियर होना चाहिए, ओवरऑल सिस्टम हमारा फोकस होता है, ठीक है। अब यहां पे कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर प्रॉपर स्टेप्स और प्रोसीजर्स बनी है ना। टैक्स में सबसे पहले, रिसीट में सबसे फेमस क्या है, टैक्स। सबसे पहले असेसमेंट के प्रॉपर स्टेप्स बने हुए ना, असेसमेंट के बाद में पैसा कलेक्ट होता है उसके प्रॉपर स्टेप्स बने हुए ना, कलेक्शन के बाद में पैसा रिफंड होता है उसके स्टेप्स बने हुए ना, रिफंड के बाद में जो पैसा बच जाता है वो अलोकेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, उसके प्रॉपर प्रोसीजर बने हैं ना। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं प्रॉपर स्टेप्स, सिस्टम्स बने हुए हैं ना, फॉर असेसमेंट, फॉर कलेक्शन, पैसा कलेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट को क्रिएट करने, फिर रिफंड करने के लिए, आखिरी में जो बच जाता है उसको अलोकेट करना सेंटर स्टेट में, उसके डिस्प्यूट भी अलोकेट करना सेंटर स्टेट में। तो पहले स्टेप में देखिए सिस्टम बना है ना, सिस्टम बना होने के बाद में नेक्स्ट है क्या लोग उसको कंप्लाई कर रहे हैं क्या, वेदर पीपल आर कंप्लाइंग विद इट। पहले आपको देखना है, देखिए अब हमने बेसिक प्रिंसिपल देख लिया, ओवरऑल सिस्टम हमारा है, इंडिविजुअल केसेस नहीं होता।
हमारा फोकस 4 चीजों पे, असेसमेंट, कलेक्शन, रिफंड्स और अलोकेशन। सबसे पहले सिस्टम बराबर बनाना इन सब चीजों के लिए, फिर उसके बाद में लोग इसको अंडरस्टैंड करते सिस्टम को और इसको फॉलो कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। फिर कुछ इरेगुलरिटीज, कुछ गलत काम मिल रहे हैं क्या, लोग मल्टीपल रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं और बेसिक एग्जामिशन मल्टीपल टाइम ले रहे हैं, कोई इरेगुलरिटी है क्या, लोग बहुत ज्यादा रिफंड निकाल रहे हैं, नकली टीडीएस सर्टिफिकेट जमा जमा कर करके रिफंड निकाल रहे हैं, कोई इरेगुलरिटी, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है क्या, वो देखता है और सजेशंस देता है कैसे इंप्रूव करना। पहले टीडीएस का मैनुअल काम होता था, टीडीएस सर्टिफिकेट लगाओ आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं होता है, पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करता है, पोर्टल पे टीडीएस दिख रहा है तभी टीडीएस का बेनिफिट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ये सजेशन था और फिर उसके हिसाब से बेहतर हुई चीजें। तो आप बताइए ओवरऑल सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, फोकस पॉइंट्स क्या है, फिर आप बताइए। सबसे पहले सिस्टम बनाना, लोग उसको कंप्लाई कर रहे हैं ना, इरेगुलरिटीज अगर मिल रही है तो सजेशंस अच्छे हैं ना और वो फॉलो कर रहे हैं ना। तो आउट ऑफ रिसीट्स हो गया दोस्तों। गाइज मैं जानता हूं कि लंबे चौड़े, देखिए यहां पे मुद्दे आपको पकड़ने, ये स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग नहीं है दोस्तों, ब्रॉड मुद्दे आपको पकड़ने, आपके मन से एक एक दो लाइन में ये लिखना है, एक एक दो लाइन में आपको लिखना है, बहुत अंदर आप नहीं घुस सकते, घुसोगे तो बाहर नहीं निकल पाओगे। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक, लाखों करोड़ों का रुपया गवर्नमेंट का लाखों करोड़ों का रुपया का जो स्टॉक है, जो करोड़ों का जो मटेरियल है, गुड्स है, ठीक है, ये आपके स्टोर और स्टॉक में पड़े होते हैं। आपको पहले बताना है गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करता है अपने स्टोर्स एंड स्टॉक में, तो ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट, ये एक्सपेंडिचर ऑडिट का ही पार्ट है। स्टेप नंबर 1 यहां पर देखना है कि सिस्टम बना है ना, सिस्टम बना है ना, किस चीज का सिस्टम बना है, देखो एक फ्लो है पूरा, भाई परचेस करने का सिस्टम है ना, परचेस करने के बाद गुड्स रिसीव होते हैं उसका सिस्टम बना है ना, रिसीव करने के बाद उसको प्रॉपर कस्टडी में रखने का सिस्टम है ना, उसको इशू करने का सिस्टम है ना कंजम्पशन के लिए या फिर सेल के लिए इशू करने का सिस्टम है ना, रेगुलर फिजिकल वेरिफिकेशन का सिस्टम है ना। देखो एक फ्लो में परचेस, परचेस के बाद रिसीट, रिसीट के बाद कस्टडी, कस्टडी के बाद इशू, इशू के बाद सेल और सेल के बाद में काउंटिंग। तो आपको देखना है कि भाई प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है ना ये चीजों के लिए। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक में पहले आपको सिस्टम बना है ना सभी चीजों के लिए, वो देखना पड़ेगा। सिस्टम बना है तो नेक्स्ट आपको ऑडिट ऑफ परचेस करना पड़ेगा, ऑडिट ऑफ परचेस करना पड़ेगा और इसमें हम वही 5 चीजों पे ध्यान देंगे। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, उसी पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि परचेस की क्वांटिटी बराबर थी ना, इसकी प्राइस बराबर थी ना, इसकी क्वालिटी बराबर थे ना, पेमेंट टर्म्स बराबर, ठीक है, पेमेंट टर्म्स बराबर है ना, इन सिंपल सिंपल बातों पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोगों ने दुनिया को बताया इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट। फिर हम लोगों ने एक्सपेंडिचर ऑडिट हमने बताया, फिर सिस्टम बनाना, स्टेप नंबर 1 में हर चीज के लिए सिस्टम बनाना, वो देख लो। उसके बाद में ठीक है लोग उसको सिस्टम बनाए, वो अपने देख लिया। ऑडिट ऑफ परचेस में हम लोग 5 चीजों पे फोकस करते हैं, ऑडिट ऑफ परचेस में हम लोग 5 चीजों पे फोकस करते हैं, चीजें बराबर है ना। फिर भाई सिस्टम बराबर है, बहुत बढ़िया, सिस्टम बराबर है, वाह बहुत बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद परचेस के ऑडिट में 5 ऑडिट पे हम फोकस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप है आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स रखने के 2 तरीके, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स और प्राइस रिकॉर्ड्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो हमारी रेगुलर, ठीक है, जितने भी आपके एडमिन पर्पस के लिए जो भी आपकी स्टेशनरी और ऑफिस इक्विपमेंट है, वहां पे सिर्फ हम लोग एक ही कॉलम रखते हैं, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स, सिर्फ क्वांटिटी के रिकॉर्ड, ज्यादा मेहनत नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटी के रिकॉर्ड्स रखते, दैट्स इट, क्योंकि इतनी हाई वैल्यू नहीं है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अगर रेगुलर गुड्स है, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे गेहूं है, राइस है, अगर ऐसे गुड्स है, रेगुलर गुड्स है, तो दोनों कॉलम मेंटेन करते हैं। सेपरेट कॉलम आपकी क्वांटिटी का एक कॉलम रहेगा और वैल्यू का दूसरा कॉलम रहेगा, दोनों भी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि भाई कौन से चीजें रखी हुई है उसके हिसाब से अकाउंटिंग का तरीका बदल जाएगा। फिर फाइनली हम लोग अकाउंटिंग के बाद में इवैल्यूएट करते हैं कि भाई वी इवैल्यूएट कि जितना फिजिकल वेरीफाई, जितना भाई बैलेंस है हमारे पास में सही में उतना एक्चुअल में है कि नहीं, इन्वेंट्री आइडल तो नहीं पड़ी है, देखा जाता है। ठीक है, यहां पे जब हम बोलते हैं कि क्वांटिटी के भी डिटेल्स है और अमाउंट के भी, तो क्वांटिटी को आपको प्राइज्ड अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, प्राइज्ड अकाउंट्स मतलब क्या है, एक कॉमन प्राइस तय किया जाता है, जितने भी हम लोग परचेस करेंगे, सेल करेंगे, ये सब कुछ वो प्राइस सिर्फ क्वांटिटी लेंगे, वो प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम लोग चलेंगे और बस ईयर एंड में देखेंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से वैल्यू कितना और नॉर्मल वैल्यू कितना, उसको एडजस्ट कर देंगे।
आप एक फिक्स प्राइस पे चलिए, वेदर इट इज परचेस, वेदर इट इज प्रोडक्शन, वेदर इट इज सेल, पूरा, और आखिरी में जाके आपको वैल्यू जब करना है तो प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा। इसको प्राइस्ड अकाउंट्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्राइस्ड अकाउंट्स, कि भाई प्राइस बेस्ड चल रहा है। लेट्स फ्रीज गाइस, आपको ऑडिट ऑफ स्टोर एंड स्टॉक के अंदर बोलना पड़ेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट। फिर आपको सिस्टम है ना बात करनी पड़ेगी, ऑडिट ऑफ परचेस करना पड़ेगा। अकाउंटिंग में दो तरीके हैं, ठीक है, आप या तो शॉर्ट में सिर्फ क्वांटिटी रख लो, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स, या फिर प्राइस के साथ दो कॉलम मेंटेन करिए, ठीक है, जो बड़ी इन्वेंट्री वहां पे ऐसा करना पड़ता है। फिर आपके जो बैलेंसेस है, ठीक है, बैलेंसेस कंप्लीट है, एक्यूरेट है, बराबर है, ठीक है, बैलेंसेस बराबर है ना, आखिरी में ईयर एंड एडजस्टमेंट्स बराबर है ना। इसके ऊपर गाइस ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ, लेफ्ट राइट में लिखा हुआ है, ये अमृत है, और आपके पास नोट्स दिए हुए हैं, आपके पास में नोट्स दिए हुए हैं, बस आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। इसको आपको एक बार सुनना पड़ेगा दोस्तों, एक बार अगर आप सुनोगे तो आपके दिमाग में जगह बनती जाएगी, बार बार सुनोगे तो और जगह बनती जाएगी। आइए, ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स। ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स, ये क्या होता है ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स? भाई गवर्नमेंट कमर्शियल काम कितने अलग अलग फॉर्म में कर सकती है। गवर्नमेंट कमर्शियल काम डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के फॉर्म में कर सकती है, फिर गवर्नमेंट ये कॉर्पोरेशन के फॉर्म में कर सकते हैं, फिर ये गवर्नमेंट कंपनी, सबसे पहले ये मिनिस्ट्रीज के फॉर्म में कर सकते हैं, उनसे छोटे गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस को बनाया जा सकता है, उनसे छोटे गवर्नमेंट कंपनीज को बनाया जा सकता है। अगर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में कमर्शियल काम चल रहा है तो उसका ऑडिट कौन करेगा? C&AG। उसका ऑडिट कौन करेगा दोस्तों? C&AG। अगर हम कॉर्पोरेशंस की बात करें तो ऑडिट कौन करेगा? रिस्पेक्टिव लॉज में लिखा होगा, जो भी कॉर्पोरेशन है, एसबीआई का एसबीआई के लॉ में होगा, एलआईसी का एलआईसी के लॉ में, जितने भी कॉर्पोरेशंस है रिस्पेक्टिव लॉ में लिखा होगा, ऑडिट कौन करेगा। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की तो वहां पे ऑडिट C&AG करेगा, लेकिन ये अपॉइंटेड और कंट्रोल्ड बाय कौन होगा? C&AG, ठीक है। सो C&AG प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहां पर भी कमर्शियल एक्टिविटी, C&AG प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो तीन तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, तीन तरह के आपके ऑडिटर भी हो सकते हैं। आइए ऑडिट मेथोडोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तीन चीजों के बारे में बात करना है, एक्सटेंड एंड क्वांटम, जितने डेप्थ में चेकिंग करने वाले, C&AG जितने डेप्थ में चेकिंग, C&AG जितने डेप्थ में चेकिंग करने वाले उसको एक्सटेंड एंड क्वांटम बोलते हैं। फिर उनके टीम की हायरार्की क्या होती है, टॉप में क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, लोअर में क्या होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर लोकेशन की, तीन मुद्दों के बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू, जब मैं मेथोडोलॉजी की बात करूं तो तीन मुद्दों के बारे में बात करेंगे। आइए, पहला मुद्दा, एक्सटेंड एंड क्वांटम, कितने डेप्थ में चेकिंग करें, कितने डेप्थ में चेकिंग करेंगे, कितने ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, कितने बैलेंसेस चेक करेंगे, ये कंप्लीटली डिसीजन ऑफ C&AG। ये पूरा C&AG तय करेंगे, क्या चेक करेंगे, कितना चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, पूरा C&AG तय करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट निगोशिएबल, ये कोई बात करके कम नहीं, इट इज नॉट निगोशिएबल, नॉट क्वेश्चनेबल, नो वन कैन क्वेश्चन इट एंड नो वन कैन निगोशिएट इट, कोई उसको निगोशिएट भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसके फैक्टर्स दिए हुए कि भाई कैसे कैसे आप तय करें कि एक्सटर्नल क्वांटम कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। देन टिफिन, टिफिन खाओ, टिफिन खाओ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। टिफिन खाओ, आपको समझ में आएगा। T stand for totality of the transaction, guys। T stand for totality of the transaction, मतलब क्या सर? अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट में टोटलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, अगर अमाउंट में बहुत बड़े हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है, अगर अगर बहुत बड़े हैं ट्रांजैक्शन, तो फिर ज्यादा डेप्थ में काम करना चाहिए, टोटल प्लान ऑफ ऑडिट ज्यादा है, ज्यादा डेप्थ में काम करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकिंग, कभी कभार ये एरिया चेक करते हैं, ज्यादा चेक करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चेक करना चाहिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिस्की है, ज्यादा चेक करना चाहिए। टोटलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, टोटल प्लान, फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इन पे डिपेंड करता है गाइस। इतना पूरा नहीं भी याद रहा तो चलता है, इतना पूरा नहीं भी याद रहा दोस्तों तो भी चलता है, एब्सोल्युटली फाइन। इतना अगर आपको नहीं भी याद रहता है, आप मोटा मोटी 60-70% भी आपको याद रहता है तो बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जितनी बात मैं बाजू में लिखी है सब चार्ट के अंदर है भी दोस्तों। फिर इसके बाद में दूसरी बात हायरार्की की, ठीक है। हायरार्की की अगर बात करें तो टॉप में C&AG के अंदर आईडी डिपार्टमेंट है, उसमें छोटी छोटी टीम्स बनी होती है। टॉप मेंबर्स जो होते हैं उनको ग्रुप लीडर्स बोलते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है डायरेक्शन देना और पूरे ऑडिट को कंट्रोल करना, बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
मिड लेवल लोग होते हैं सुपरवाइजर्स, मिड लेवल लोग होते हैं सुपरवाइजर्स, ठीक है, टेस्ट चेक बेस पे काम करते हैं कि उनके नीचे के लोग बराबर काम करेंगे, और उनके नीचे होते हैं हमारे एम्प्लॉयज जो बेसिक ऑडिट काम करते हैं। तो टॉप लेवल लोग दिशा दिखाते हैं, मिडिल लेवल लोग, ठीक है, सुपरविजन करते हैं, और एम्प्लॉयज, ठीक है, हमको देखना है कि भाई बेसिक ऑडिट वर्क को बराबर कर रहे हैं ना। लोकेशन, लोकेशन जहां पे रिकॉर्ड्स है वहां जाकर ऑडिट कर सकते हैं, जहां पे एक्चुअल रिसीट पेमेंट हो रहा है वहां पर जाकर भी ऑडिट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। तो आपको बताना है कि ऑडिट मेथोडोलॉजी में 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, एंगेजमेंट और क्वांटम, मतलब कितने वॉल्यूम में चेकिंग होंगी उसके बारे में बात होती है, आईआईडी डिपार्टमेंट की हायरार्की के बारे में बात होती है, ठीक है, और लोकेशन के बारे में बात होती है। सो वी स्पोक अबाउट दीज 3 थिंग्स। ऑडिट मेथोडोलॉजी। आइए दोस्तों, रिपोर्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही कुछ खास नहीं। रिपोर्टिंग के बारे में, रिपोर्टिंग वी हैव सीन, इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सीएनएजी रिपोर्ट बनाता है, सीएनएजी रिपोर्ट बनाता है एज पर आर्टिकल 141, और पार्लियामेंट को, लेजिस्लेटिव असेंबली को, यूनियन टेरिटरी को सबमिट करता है। वो इसको अपने अपने पार्लियामेंट, अपने अपने जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे इसको एक्सप्लेन करता है, वहां पे उसको एक्सप्लेन किया जाता है। लिसन गाइज, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, इन लोगों के पास जाएंगी, वो पार्लियामेंट में पेश करेंगे, और उसमें, ठीक है, उसको फिर रिपोर्ट को कुछ कमिटीज डिस्कस करते, देखेंगे हम लोग, कमिटीज डिस्कस करते हैं, फिर अल्टीमेटली सजेशंस देते हैं। तो रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसा है उसका मोटा मोटी ओवरव्यू है। इंडिया में जो रिपोर्ट है फैक्ट्स, फैक्ट ज्यादा, ओपिनियन नहीं, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स, जो फैक्ट्स मिले, इंफॉर्मेशन मिली है वो बताई जाती है। यूजर को बोलते तुम सोचो कि क्या करना है, कैसे करना है। तो फ्रॉड रिपोर्ट आपके फैक्चुअल जो बात है, फैक्चुअल बताया था, ओपिनियन दिया जाता है, बस फैक्ट्स बताए जाते हैं, जो आपका सोचना है सोचोगे, और रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। फैक्ट्स जो पता चले वो देख लीजिए आपको क्या करना है, और रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, हाउ टू बिकम बेटर, हाउ टू डू बेटर थिंग्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आइए, लंबा चौड़ा मैं जानता हूं आपका जो गवर्नमेंट ऑडिट है, जो मुझे आज दिख रहा है, ठीक है, आज दिख रहा है कि हम लोग गवर्नमेंट ऑडिट खत्म कर दे अच्छे से, उतना काफी है। कल के लेक्चर में जो बाकी दो है वो हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट भी हम लोगों ने खत्म किया, तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत प्यारी चीज है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। एक्शन ऑडिट रिपोर्ट, देखिए, सीएनएजी अपनी रिपोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर, यूनियन टेरिटरी, उनको सबमिट करते हैं, जो अल्टीमेटली प्रेजेंट होते हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन पार्लियामेंट में समय की बहुत कमी होती है, और लोग इतने हुनर, बुद्धिमान, शक्तिमान नहीं है कि वो चीजों का एनालाइज कर सके, इसीलिए, ठीक है, कमिटी काम आती है। इंडिया में 2 तरह की कमिटीज है, खर्चा करने के बाद में 2 तरह की कमिटीज है, पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, और कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। अब देखो, पब्लिक अकाउंट, अगर किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की अगर रिपोर्ट है, किसी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, तो ये किसके पास जाएगा? पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के पास जाएगा। जो अगर रिपोर्ट, ठीक है, तो इट विल गो टू पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, ठीक है, जैसे टेलीकॉम की रिपोर्ट है, कोल इंडस्ट्री की रिपोर्ट है, तो ये आपका पीएसी कमिटी के अंदर जाएगा। सिंपल सी बातें, कुछ फ्लो के अंदर। ये लोग देखते हैं कि भाई बजट के अंदर हर डिपार्टमेंट को, हर एक्टिविटी के लिए अपोर्शन होता है कि भाई इतना इतना पैसा तुम्हारा है, तुम खर्च करो, ठीक है। आप देखो कि रीअपोर्शन किया गया, थोड़ा बहुत अलाउड होता है, क्या पैसे का अलोकेशन चेंज किया गया एज कंपेयर टू बजट, रीअप्रोप्रिएशन किया गया, फिर खर्चा कर, रीअप्रोप्रिएशन किया क्या, फिर खर्चा करने से पहले ऑथराइजेशन किया ना, और फाइनली डिसबर्समेंट एप्लीकेशन ऑफ मनी फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, ठीक है। आप सिंपल सी, पीएसी क्या काम करता है? पीएसी के पास में बहुत से रिपोर्ट्स आती है, रीअप्रोप्रिएशन चेक करता है, ऑथराइजेशन चेक करता है, फिर उसके बाद में आपके पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए, भाई पैसा जो फंड से पैसा निकल रहा है, प्रॉपर पर्पस के लिए पैसा खर्च हो रहा है ना, वो देखना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस, अच्छा, इसके अलावा ऑटोनॉमस मिनिस्ट्री के नीचे अगर कोई भी ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस कोई भी बॉडीज है, उसका, ठीक है, उसका ऑडिट भी किसके अंदर आता है? सीएनएजी। तो दोस्तों, भाई आई अंडरस्टैंड, सीएनएजी हमारे बहुत ही महान है, ठीक है। लेट्स सी गाइस क्विकली, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज की जो रिपोर्ट है वो किसके पास, मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो किसके पास जाएगी?
वो जाएगी आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास में। वो देखते हैं कि मिनिस्ट्री को जो मिला था, जो भी बजट अप्रोप्रिएशन क्या, उसको चेंज किया गया। फिर चेंज करने के बाद खर्च करने से पहले ऑथराइज किया गया। ठीक है, पैसा खर्च करने के पहले ऑथराइज किया ना, जिस पर्पस के लिए पैसा मिला था उस पर्पस के लिए पैसा खर्च हो रहा है ना। और फिर स्पेशल में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जितनी भी ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडी, उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी हम देखेंगे। फिर कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज के अगर ऊपर कोई रिपोर्ट है तो वो सीओपीयू के पास जाता है, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नाम में पब्लिक सेक्टर लिखा हुआ। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सीएनजी ने अगर रिपोर्ट बनाई थी तो क्या रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने बनाई तो ऑडिटर्स की रिपोर्ट क्या है, वो भी नहीं है तो मैनेजमेंट्स एनुअल रिपोर्ट क्या है। सबसे पहले जाके आप रिपोर्ट्स, कमिटी के मेंबर्स रैंडमली कुछ एक दो कंपनियों को सिलेक्ट किया सबसे पहले। ठीक है, रैंडम सिलेक्शन करने के बाद, ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट किया गया। नाउ देखिए, आपके इंडिविजुअल कंपनीज बराबर कर रही ना, तो सीएनजी क्या बोल रहा है, ऑडिटर की रिपोर्ट क्या बोल रही है, एनुअल रिपोर्ट क्या बोल रहा है, वो देखना पड़ेगा। इनके बिजनेस करने का पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बराबर है ना, बिजनेस प्रैक्टिसेस बराबर है ना। ठीक है, लॉसेस तो नहीं करेंगे, पैसा डबल टिबल तो करके नहीं दे रहे, फंस तो नहीं जाएंगे, फंसेंगे तो इवेल्युएट करना पड़ेगा कैसे इसको इंप्रूव करना। और फाइनली स्पीकर कोई काम बोले तो वो दुनिया भर की रिपोर्ट्स पढ़ना, कंपनियों की इवेल्युएट करना, अच्छा काम कर रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं ना। और फिर स्पीकर अगर कोई काम बोले तो वो करना, स्पीकर अगर कोई भी काम बोले, कोई भी काम बोले तो वो काम हमने करना चाहिए। नाउ गाइस, लंबा चौड़ा ये पार्ट है, लंबा चौड़ा ये पार्ट है। तो पावर्स ऑफ सीएनजी, सीएनजी को पावर्स दो एक्ट देते हैं, सीएनजी को पावर्स दो एक्ट देते हैं। पहला एक्ट है आपका कंपनीज एक्ट, पहला एक्ट है आपका कंपनीज एक्ट, और दूसरा आपका सीएनजी एक्ट। सेक्शन 143(5) बोलता है कि अपॉइंट करने का पावर सीएनजी के पास है, अपॉइंट करने के बाद में उसको डायरेक्शन देने का पावर सीएनजी के पास है, डायरेक्शन देने के बाद में पूरा काम करके ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, वहां पे लगाएगा। ठीक है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, इसकी कॉपी वापस किसके पास जाएगी, एक कॉपी सीएनजी के पास, एक कॉपी गवर्नमेंट के पास, सीएनजी के पास जाएगी। अपॉइंट तुम करोगे, डायरेक्शन तुम दोगे। ठीक है, डायरेक्शन विल बी गिवन, जो रिपोर्ट रहेगी, करेक्ट, उसकी एक कॉपी सीएनजी को जाना चाहिए, इट शुड गो टू सीएनजी, और उसको पढ़ के देख के अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। एक्शन में क्या ले सकते हैं, आइए, 60 डेज मिलेंगे। अगर एग्जिस्टिंग कोई मुद्दा, अगर एग्जिस्टिंग कोई बात लिखी है उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट, एग्जिस्टिंग कोई बात लिखी है उस पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने तरफ से नए मुद्दे, नई बातें ऐड कर सकते हैं, सप्लीमेंट न्यू मैटर्स। या तो एग्जिस्टिंग चीजों पे कमेंट कर लो या फिर नया मैटर लेकर आ जाओ। ठीक है, नया मैटर आप लेकर आ जाइए। देखिए भाई, आपको अगर सीएनजी की रिपोर्ट, आपको अगर सीए की रिपोर्ट पढ़ के मजा नहीं आया, अगर आपको सीए की रिपोर्ट पढ़कर मजा नहीं आया, ठीक है, मजा नहीं आया, फिर कुछ कम लगा, आप चाहो तो उस पर कमेंट डाल सकते हो, या फिर सप्लीमेंट, उसको कैसे नए मुद्दे को जोड़ सकते हो। ये सब जगह सर्कुलेट होगा, जहां जहां ऑडिट रिपोर्ट जाएगी वहां वहां पे कमेंट्स और सप्लीमेंट रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, फिर भी मजा नहीं आ रहा बोले तो फिर सीएनजी सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है। किसी भी बंदे को अपॉइंट कर कोई भी पर्पस के लिए सीएनजी सप्लीमेंट्री ऑडिट, एडिशनल, बोले मजा नहीं है, एडिशनल ऑडिट करवा सकता है। ये पावर्स है सीएनजी के। और खुद जब वो चेकिंग करता है उसको बोलते हैं टेस्ट ऑडिट, खुद जब मैदान में उतरता है उसको बोलते हैं टेस्ट ऑडिट। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 के अंदर अपॉइंट करने का पावर है, डायरेक्शन देने का पावर है। ठीक है, डायरेक्शन देने का पावर है, ऑडिट रिपोर्ट को हासिल करने का पावर है। 140 सबसेक्शन 6 में रिपोर्ट पढ़ने का 60 दिन का टाइम मिलेगा, या तो कमेंट कर डालो या तो सप्लीमेंट कर डालो। ठीक है, या तो सप्लीमेंट कर डालो, या फिर आखिरी में, और ये ऑडिट रिपोर्ट सबको सबमिट करना, ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट सबको सबमिट करना पड़ेगा। अगर ले तो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा डालो। ठीक है, या फिर आखिरी में खुद मैदान में उतरो, टेस्ट ऑडिट करवा डालो। नाउ पावर्स एज पर सीएनजी एक्ट, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पावर्स एज पर सीएनजी एक्ट, पावर्स एज पर सीएनजी एक्ट, देखो सबसे सिंपल सा पावर, सबसे सिंपल, टू कॉल फॉर, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन सीएनजी एक्ट के पास है। उससे बड़ा पावर, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है, पेपर्स, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, वो भी पावर है। फिर उससे ही बड़ा, किसी भी ऑफिस में जाकर
किसी भी ऑफिस में जाकर अगर आपको, ठीक है, अगर आप किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी भी ऑफिस में जाकर, ठीक है, आप वहां के रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्ट एनी ऑफिस, वहां के रिकॉर्ड देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जहां पर पूरे रिकॉर्ड्स वो देख सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी अपनी ऑडिट प्रोसेस को कम ज्यादा करना पूरी तरीके से उनका पावर है, कोई उनको बता नहीं सकता, ठीक है। तो फ्लो में है चीजें, कुछ चीजें इजी टू डिफिकल्ट पावर्स के ऊपर है, ठीक है। आइए दोस्तों, आई होप यू आर गेटिंग इट, आपके दिमाग में जा रहा है, चीजें जाती जा रही है। लास्ट चीज है लोकल बॉडीज। गवर्नमेंट ऑडिट में लास्ट चीज है दोस्तों, लास्ट थिंग है गवर्नमेंट ऑडिट में, एंड दैट इज ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। आइए, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे दोस्तों, आप स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आपकी लोकल बॉडीज होती है। आपके रूरल एरिया में भी लोकल बॉडीज होती है, आपके रूरल एरिया में भी लोकल बॉडीज होती है, और अर्बन एरियाज में भी लोकल बॉडीज होती है। तो अर्बन एरिया में भी आपको लोकल बॉडी, आपके अर्बन एरिया में भी आपको लोकल बॉडी मिलेगी और रूरल एरिया में मिलेगी। हमारे कोर्स में अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में अगर मैं लोकल बॉडी की बात करता हूं, सबसे बड़ा होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उससे छोटा होता है म्युनिसिपल काउंसिल, उससे छोटा होता है आपका नोटिफाइड एरिया कमिटी, उससे छोटा होता है आपका टाउन कमिटी, उससे छोटा होता है कंटोनमेंट कमिटी। 3 तरह की कमिटीज है, कुछ नोटिफाइड इंपॉर्टेंट एरियाज है, या फिर टाउन कमिटी है, या फिर कंटोनमेंट कमिटी है, ठीक है। ये आपके लोकल बॉडीज है, ये आपके लोकल बॉडीज है। अगर हम बात करेंगे इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है लॉ रूल्स रेगुलेशंस बनाना, जैसे टैक्सेस को लेकर लॉ रूल्स रेगुलेशन बनाना, लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होगा उसको लेकर लॉ रूल्स रेगुलेशन बनाना, उससे छोटा डेवलपमेंट एक्टिविटीज करना, स्कूल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, उससे फिर मेंटेनेंस करना। ये इनके हमारे 5 तरह के लोकल बॉडीज है, 3 तरह के उनके फंक्शंस है। इनकी कमाई सबसे ज्यादा कहां से आती है, इनकी कमाई सबसे ज्यादा कहां से आती है, तो इनकी कमाई सबसे ज्यादा आपके टैक्सेस से आती है। कौन से टैक्सेस? प्रॉपर्टी टैक्स सबसे फेमस है, प्रॉपर्टी टैक्स से इनकी बहुत कमाई आती है, वाटर टैक्स से कमाई आती है, एनिमल टैक्स से कमाई आती है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट्स, पूरे शहर में जो एडवर्टीजमेंट है उसका पैसा भी उनको ही मिलता है। टैक्सेस के अलावा ग्रांट्स, टैक्सेस की बात करते हैं, ग्रांट्स से इनको बहुत कमाई आती है। कितने तरह की ग्रांट्स है? 3। पहले जनरल पर्पस ग्रांट है, ये ग्रांट को जहां यूज करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी शॉर्टफॉल आएगा एक्सपेंस और इनकम के बीच में, ये ग्रांट से उसको फुलफिल कर सकते हैं, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट मतलब जिस पर्पस के लिए पैसा मिला है उस पर्पस के लिए यूज करना होगा। कॉम्पनसेटरी ग्रांट मतलब क्या? अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट वाइड कोई टैक्स लगा देता है, और ये टैक्स लगा देता है, ठीक है, और ऐसा करते वक्त वो लोकल बॉडीज के कोई राइट्स छीन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि वाटर टैक्स हम लगाएंगे, इस चक्कर में लोकल बॉडीज के कुछ पावर्स कम कर दिए, रेवेन्यू कम कर दिया। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट वाइड कोई लॉज लगाता है और उसका नुकसान होता है, ठीक है, लोकल बॉडीज को, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो ग्रांट दी जाती है उसको कॉम्पनसेटरी ग्रांट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पनसेटरी ग्रांट। 5 तरह की लोकल बॉडीज है, 3 तरह के उनके काम है, 2 तरह की उनकी इनकम है। अगर उनके एक्सपेंस की बात करूं, इन द सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, सबसे पहले पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी, भाई फ्लड आने वाले हैं, कोई नया पेंडेमिक आने वाला है, एपिडेमिक आने वाला है, पैसा खर्च करते पब्लिक सेफ्टी के लिए। फिर पब्लिक हेल्थ, ओवरऑल जो हेल्थ है, रेगुलर डे टू डे हेल्थ, वो बराबर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक सेफ्टी, उसके बाद पब्लिक हेल्थ। फिर पैसा खर्च करते हैं लोग एजुकेशन पे, पब्लिक वर्क्स, रोड के ऊपर, उससे छोटे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, लोकल, उस पर पैसा खर्च करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट पे पैसा खर्च करते हैं। तो मेजर एक्सपेंस है सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक की सेफ्टी, फिर पब्लिक की हेल्थ, फिर एजुकेशन, फिर पब्लिक वर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरेस्ट। अब अगर हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, ये लोग अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं, तो कुछ टूल्स ये लोग यूज करते हैं। ये अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं, हाउ दे मैनेज देयर फाइनेंसेस, ठीक है भाई, किस तरीके से अपने फाइनेंसेस मैनेज करते हैं। तो बजटरी प्रोसीजर होता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले ये लोग बजट बनाते हैं। बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल होता है, सोच समझ के डिस्कशन करके पैसा खर्च करे, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पैसा खर्च करे। और एक बार बजट बन गया तो हर एक्चुअल खर्चे को इससे कंपेयर करते रहिए। इट एक्ट्स एज ए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये दो बेसिक पर्पस है, ठीक है, बजट बनाए जाते हैं कि भाई अकाउंटेबिलिटी से काम करे, टैक्स एज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये बनाने के बाद हमको समझता है कितनी डेफिशिएंसी, कितना टैक्स रेट होना चाहिए ताकि डेफिशिएंसी को हम काबू में ला सके ठीक तरीके से। फीचर की अगर बात करें, प्रेजेंटेशन, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है,
कैपिटल रेवेन्यू में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, बस कभी कभी कैपिटल की जगह एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल देते हैं। कोई प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल रिसीट पेमेंट्स है, ठीक है। फिर तो प्रेजेंटेशन एकदम ही अलग है। कभी कभी सेपरेट बजट, स्पेशल फंड्स ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। कभी कभी सेपरेट बजट फॉर, जैसे एजुकेशन का सेपरेट बजट बन सकता है, उसका स्पेशल फंड बन सकता है, सेपरेट इसका प्रेजेंटेशन भी बन सकता है। तो प्रेजेंटेशन की बात की और कहीं कहीं पे सेपरेट, ठीक है। तो बजट की हम लोग फीचर की बात कर रहे थे, ऐसे अजीबोगरीब फीचर भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में एक्सपेंड, तो बजट के थ्रू ये चीजों को काबू करते हैं। एक्सपेंडिचर कंट्रोल बहुत वीक है। स्टेट गवर्नमेंट में तो डिसीजन लेने वाले लेजिस्लेटिव एमपी एमएलए है और एग्जीक्यूट करने वाले आईएएस ऑफिसर्स है। सो मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है, दोनों एक में का काम चेक करते रहते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन हम बात करें आपके लोकल अथॉरिटीज में, ऐसा नहीं होता। वही लोग डिसाइड करते क्या होना चाहिए, वही लोग पैसा खर्च कर लेते, इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑडिट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑडिट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग बहुत पुअर है, दैट इज द प्रॉब्लम विथ लोकल बॉडीज के हाथ में प्रॉब्लम ये है, ठीक है। नाउ अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, अगर कोई गवर्नमेंट को ऑडिट करे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे बड़ा होता है लॉ। कोई स्पेसिफिक लॉ लगता है, उसका कंप्लायंस हो ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर बने ना, वर्किंग एफिशिएंटली इफेक्टिवली, जो खर्चा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कंप्लायंस है, उससे जुड़ा सिस्टम में जो खर्चा है उसका प्रॉपर बेनिफिट फुल्ली रिकवर हो गया ना, यानी पूरा प्रॉपर बेनिफिट लोगों को मिल रहा है ना। आखिरी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, ठीक है, उसका कंटेंट प्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट लग रहा है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बराबर लग रहे हैं ना, आखिरी में ये इट इज फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लॉ कंप्लायंस, उसके बाद सिस्टम्स बराबर है ना, एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर सिस्टम के हिसाब से बराबर है ना, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने ना, एंड देन फ्रॉड एंड रिपोर्टिंग। ऑडिट प्रोग्राम की अगर बात करें, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑडिटर वो लोग खुद अपॉइंट करते हैं, लेकिन हम उसकी बात करें अगर हम बात करें म्युनिसिपल काउंसिल और बाकी कमिटीज वगैरह की अगर बात करें, ठीक है, तो इन सबको ऑडिट, लोकल फंड ऑडिट विंग, सभी गवर्नमेंट का लोकल फंड ऑडिट विंग होता है, लोकल फंड ऑडिट विंग होता है, वो करेगा बाकी लोगों का ऑडिट, ठीक है। अब ऑडिट प्रोग्राम की अगर बात करूं, जो ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखे हैं और हम 5 तरह के ऑडिट पढ़ के आए, बस उसके बारे में लिखो आपकी सारी चीजें। दोस्तों मैं जानता हूं ये बहुत लंबा चौड़ा था, मैं जानता हूं बहुत लंबा चौड़ा था। आज मेरी एनर्जी लेवल्स उस लेवल पे नहीं थी, आई डोंट नो व्हाई, उस लेवल पे नहीं थी जितनी नॉर्मली रहती है, जितनी रोज रहती है, ठीक है। फिर भी उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैंने आपको बताया बहुत ही कम से कम समय बताया, जितना भी मैंने आपको बताया बहुत ही कम से कम समय बताया। पूरा गवर्नमेंट ऑडिट इसमें मैंने कवर किया है, पूरा गवर्नमेंट ऑडिट ए टू जेड गवर्नमेंट ऑडिट मैंने कवर किया है। अगले लेक्चर में कोऑपरेटिव ऑडिट और अदर एंटिटीज अपने कवर होने वाले हैं, कोऑपरेटिव ऑडिट और अदर एंटिटीज में कवर होने वाले। आई होप आपके दिमाग में एक अच्छी क्लैरिटी आई, एक बहुत अच्छी चीजें आपके दिमाग में आई, आपको चीजें समझ में आई। आपके प्यारे प्यारे लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन।